नमस्कार दोस्तों, आज का अपना वीडियो जो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के सभी परिदृश्यों के बारे में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मस्त मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो ये एक दृश्य है आपके सामने जो पिक्चर में बिना किसी टाइम को मैं वेस्ट किए हुए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सिपाही और किसान के विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों तक फैल गया था। ये एक पेंटिंग है जिसके द्वारा ये दर्शाया गया है कि उस समय सिपाही और जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में काफ़ी माथाफोड़ी और आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा था। नीतियाँ और लोग, इसके बारे में देखते हैं भाई लोगों की क्या नीतियाँ थी, क्या वहाँ के लोग थे। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं और रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह-तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ एवं कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका किस प्रकार विरोध करते हैं। बिल्कुल, जो जनता के हित में नहीं होगी उसका विरोध तो होगा ही। जनता के हित में होनी नीतियाँ ज़रूरी है प्रशासन के लिए, शासन के लिए। आगे देखते हैं हम। नवाबों की छीनती हुई सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों का सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों, रेजिडेंट में तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और एक-एक इलाके एक-एक करके छीनते जा रहे थे। तो ब्रिटिश सत्ता का यही मोटिव था कि धीरे-धीरे राजाओं के जो पावर्स थे उनको कट करना। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। सबका एक अलग-अलग पर्पस था विद्रोह करने का। और भी कई सारे थे जिनके विद्रोह अलग-अलग पर्पस से हुए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अपनी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। मतलब पेंशन उनको भी मिलनी चाहिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब। श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो इसी कारण से तो विद्रोह हुआ था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1801 में सहायक संधि और 1856 में उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। अवध की व्यवस्था में वाजिद अली शाह जो है वो सही से योगदान नहीं दे रहा है, इस वजह से गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ज्यादातर जो सिपाही थे अवध से आते थे, इसलिए ये बोलना भी लाजमी था उनका। उसके अलावा देखते हैं आगे। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी ने जारी किए गए सिक्कों में से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। उस समय जितने भी सिक्के जारी हुए थे मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। यानी 1849 में बहादुर शाह जो सेकंड थे उनकी मृत्यु के बाद उसको कहीं दिल्ली की कोई छोटी सी जगह में शिफ्ट किया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। अच्छा, ये इनका पूरा प्लान था कि बहादुर शाह जफर को किसी तरह हटा के भारत में जो उनके खिलाफ जो राजशाही उत्पन्न हो सकती थी फ्यूचर में कभी, उसको खत्म किया जाए। तो 1856 में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो 1857 में फिर विद्रोह तो होना ही था। विद्रोह की चिंगारी बढ़ भी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी, यानी बादशाह किसे ही नहीं मानेंगे वो। देखो इस तरह से मालिक बन बैठे थे वो। किसान और सिपाही देखते हैं, उनके मध्य भी काफ़ी सारे रोष वाले सिस्टम चल रहे थे। गाँव में किसान एवं जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी ज़मीनें जो पीढ़ी दर पुरानी ज़मीनें थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह से वे अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों से परेशान थे एवं कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस भी पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे? देखो उस ज़माने में लोग समुद्र पार करने को अपना धर्म भ्रष्ट वाला सिस्टम मानते थे कि भाई समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखो आप इसमें साफ-साफ लिखा है। क्या आप जानते हैं कि वो समुद्र पार करना नहीं चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया था, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से एतराज नहीं था, सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। मतलब ऐसा माना जाता था उस समय भारतीय समाज में ये प्रथा थी कि जिसने समुद्र पार किया उसकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सेना की नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उससे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो एक नया कानून भी पारित करना पड़ा उनको ये समुद्र की यात्रा के बारे में।
सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए हुए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा भी जल्दी सिपाहियों में फैल गया था। अब देखो ये कुछ और बातें इसमें लिखी हुई है कि कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी के सेना के सिपाही हैं और आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फ़ौज में नौकरी करे, तो आप इसका कारण बताइए। तो जनरल एक एनसीईआरटी की बात है। सुधारों की प्रक्रिया भी देख लेते हैं। सुधारों की प्रक्रिया में क्या है? देखो, अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए, बिल्कुल बनाए, उस समय कानून बनाए गए थे। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन संपत्ति को जुटाने की छूट भी दे दी। ईसाई मिशनरियों वाला यानी धर्म पे चोट करना, वो यही बारी पड़ा था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है, तो भी पुरखों की संपत्ति पर अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी जो ईसाई धर्म अपनाता है, उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन समाज सुधारकों में उनके आंदोलन में आप मतलब बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो और देखते हैं, ये एक फेमस फोटो है उस समय की उत्तर भारतीय बाजारों में सिपाही जो अफवाहें फैल रही थी, उनका पिक्चर है ये। जनता की नज़र से देखते हैं। तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में जो सोच रहे थे, उसका जायज़ा लेने के लिए ये देखो, ये है 84 नियमों की सूची। इन नियमों की सूची को अगर अपन टैली करेंगे तो अपने को कई सारी बातें पता चलेगी। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश लिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था, यानी 3 दिन बाद कोहराम मचेगा, ये इनको पहले सूचना मिल गई थी विष्णु भट्ट को। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है, जो कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि राजा इन नियमों को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। जो राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए थे, तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके बाकी छावनियों में भेज दी गई। ये विष्णु भट्ट ने उस समय माझा प्रवास में लिखा है। उसके बाद भी आगे भी है। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम के लिए प्रकाशित किया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का अंश इस प्रकार है, ये भी देख लेते हैं। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर दिया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह को कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली के बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी ये दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे तो सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा ही कर सकती है। ये एक पिक्चर है उस समय की, जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक छावनी में ये अंग्रेज महिला जो है वो भागती हुई दिख रही है। साथ में ये सिपाही है, ये अंग्रेज है और ये सारे सिपाहियों ने इसको घेर रखा है। एक तरीके से पूरा विद्रोह का चित्र है। ये मेरठ के सिपाही अफसरों का मतलब विद्रोह था, उसका था। जो ये सारा अपन वृत्तांत पढ़ते हैं, इस वृत्तांत में काफ़ी सारी बातें उस समय की जान पड़ती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिडेंट में कुछ लोगों के नई राइफल का इस्तेमाल तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण भी दिया और इसी दौरान न जाने कहां से खबर आ गई कि राइफलों का इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी है। ये मेन कारण था उस समय, इमीडिएट कॉज था।
1857 का। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने और जल्दी हर एक रेजिमेंट की उत्तेजना का माहौल बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी सरकार और उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसा मैंने पहले जिक्र किया था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। उस वजह से ये खबरें फैली थी उस समय। अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोग फौरन से कहानी गढ़ दी और अंग्रेजों सबको ईसाई बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी तो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी और इस बार भी आप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। तो ये सीताराम पांडे का वृतांत था। हालांकि अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको 1857 को अपन यहीं पे रोक देते हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर सैनिक विद्रोह जहाँ जन विद्रोह बन गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।